नमस्कार दोस्तों, चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? KOH हो सकता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इसमें से कोई भी दिया जा सकता है कि जब गाइस फॉर्मल्डिहाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल मिलता है? मिथिल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मान के चलो कि यहाँ पे जो है वो ड्राई KNO3 है और इस पे आपने जो है वो ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इस पे आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ब्राउन कलर्स की जो है वो फ्यूम्स निकलती है, इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। तो वो फ्यूम जो है वो किसकी होती है, क्यों निकलती है? तो ये जो KNO3 है, इसमें से जो NO2 होता है, ये जो NO3 में से NO2 जो है वो वहाँ से निकलता है, यानी NO2 की फ्यूम्स होती है। जब हम KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हैं तो NO2 की जो है वो NO2 यहाँ से इवॉल्व होता है, NO2 निकलता है, जिसको हम बोलते हैं, NO2 लिख देता हूँ पहले, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से निकलता है गाइज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसकी वो फ्यूम्स होती है, यानी दिस फ्यूम्स आर ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, देखिए जो प्लास्टिक की प्लेट वगैरह होती है, जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह होते हैं, तो वो जो बनाते हैं, जब उनको बनाते हैं तो उनको बनाते वक्त जो पॉलीमर यूज किया जाता है उस पॉलीमर का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्लास्टिक की प्लेट में कहीं पे खाना खाओगे तो ये सोचना कि भाई ये जो है वो मेलामाइन से बना हुआ है। किससे? एक वर्ड है, ये आपको 10-15 बार जो है वो गुनगुनाना पड़ेगा, मेलामाइन मेलामाइन मेलामाइन। तो मेलामाइन नाम का जो पॉलीमर होता है उसको यूज़ किया जाता है मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, यानी प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए जो पॉलीमर यूज़ होता है उसका नाम है मेलामाइन। अब ये मेलामाइन तो आपको रट्टा मार के याद ही करना पड़ेगा, उस दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है। अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं इसमें कितने पीरियड्स कितने होते हैं? देखिए इसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते हैं, तो ग्रुप जो होते हैं, पीरियड जो होते हैं वो 7 पीरियड्स होते हैं, और अगर ग्रुप पूछा जाए तो 18 जो है वो उसमें ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाल्डा एंड वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स यूटिलाइज द फॉलोइंग प्रोसेस, तो जो वनस्पति घी या फिर डाल्डा बनाया जाता है तो नीचे में से कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन या फिर ओजोनोलिसिस। तो देखिए जब भी डाल्डा या वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसमें H2 गैस जो है वो ऐड किया जाता है, और जो H2 गैस ऐड किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। यानी यहाँ पे जब वेजिटेबल्स ऑयल से या डाल्डा वनस्पति घी, वेजिटेबल्स ऑयल से जब डाल्डा एंड वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसमें जो प्रोसेस इंक्लूड होती है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू, देखिए जो स्मोक होता है वो क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन गैस। याद रखना है कि स्मोक फॉर्म ड्यू टू सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, उससे क्या होता है? स्मोक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में गाइस कौन सी जो केमिकल है वो यूज किया जाता है? जो फोटो को बहुत लाइट सेंसिटिव जो होता है वो केमिकल यूज किया जाता है, और इनमें से जो लाइट सेंसिटिव है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसी वजह से लाइट सेंसिटिव होने की वजह से जो फोटोग्राफी होती है वहाँ पे जो केमिकल यूज किया जाता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने सिग्मा बॉन्ड को जो है वो अच्छी तरीके से देखा था, सिग्मा और पाई बॉन्ड को, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो सिग्मा बॉन्ड इज देन पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है या फिर वीकर होता है। तो हमेशा याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, देखिए स्टरलाइजिंग वाटर यानी जो वाटर में कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए हम नीचे में से किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कीटाणु रहित जो वाटर होता है। तो देखिए सिंपली वैसे अगर हम बात करें तो वाटर को अगर स्टरलाइज करना है तो हीट अगर हम करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे बहुत देर तक, तो वैसे वाटर स्टरलाइज होता है। पर यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर, एलम, बोरैक्स सोडा पाउडर। तो बोरैक्स सोडा पाउडर तो यूज ही नहीं किया जाता। एलम जो यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है? जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। एलम का कीटाणु से कोई मतलब नहीं होता, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पास लाता है और सेटल करने का काम एलम का होता है। पर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है
उसका काम होता है कीटाणु को मारने का। तो इसका सही जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फिर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हायर अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स। कोई भी अगर लिक्विड्स है तो हाई अल्टीट्यूड पे यानी ऊंचाई पे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है या फिर इंक्रीज होता है। तो ये डिपेंड होता है गाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है यानी डिक्रीज होता है, और इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लिक्विड्स का कैसे होता है, ऊंचाई पे डिक्रीज होता है। अगर सी लेवल की बात करें तो वहाँ पे इंक्रीज होता है, पर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ध्यान रखना कि हाई अल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का वो क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गाइज आपको हेलियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन दिया है। सभी के सभी नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस यानी ऐसे गैसेस होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन फॉर्म नहीं करते, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। तो इनमें से अगर हम बात करें हीलियम की तो इसमें सिर्फ वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर हमें पूछा कि डज नॉट हैव, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ऑप्शन है हीलियम। तो हीलियम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि उसके पास 2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रीम गेट सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क। क्रीम जो है वो मिल्क से सेपरेट की जाती है व्हेन इट इज चर्न। चर्न यानी जब इसको ऐसा ये मथा जाता है। दिस इज ड्यू टू, देखिए जब भी हम मिल्क को मथते हैं, चर्न करते हैं, तो जो सेंटर से जो है वो दूर जाता है, दूध जो है वो सेंटर से दूर भागता है, और उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंटर से दूर भागना। जब भी आप देखा होगा कभी आपने कि मिल्क को जब मथा जाता है तो वो सेंटर से दूर भागता है, या दूर जब भागता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई होता है, और इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है मिल्क से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब क्यों होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेबर प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग। हेबर प्रोसेस जो होती है इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, नीचे में से पोटैश है, अमोनिया है, यूरिया है, नाइट्रेट्स है। तो आपको सबसे पहले हेबर प्रोसेस पता होना चाहिए। या इसकी रिएक्शन होती है N2 + थ्राइस H2 और यहाँ पे फॉर्म होता है ट्वाइस NH3। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट भी पूछा जाता है कि हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अमोनिया, तो ऑप्शन बी। तो पता होना चाहिए कि हेबर प्रोसेस जब भी यूज की जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है अमोनिया हेबर प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज फूल्स गोल्ड। जो फूल्स यानी मूर्खों का सोना होता है, यानी वो सोने के जैसे दिखता तो जरूर है पर सोना होता नहीं है, तो वो चीज क्या है, तो वो होता है एक आयरन का ओर जिसको बोला जाता है आयरन सल्फाइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है FeS2 और इसको दूसरा नाम भी है, कभी कभी ऑप्शन में दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसको बोला जाता है पायराइट। ठीक है, तो फूल्स यानी मूर्खों का सोना जो है इसे हम पायराइट बोलते हैं या फिर आयरन सल्फाइड यानी FeS2। गाइस एक बार पढ़ने से नहीं होता, बार बार जो है वो अपनी नोट्स बनाते चलिए और नोट्स में लिखते चलिए, या फिर बार बार वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन कैरेट। जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो हम कैरेट में एक्सप्रेस करते हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कितने कैरेट का होता है, इनका सवाल है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो है वो कितने कैरेट का होता है, तो वो होता है 24 कैरेट्स का। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर 18 कैरेट की बात करें तो उसमें 75% ही गोल्ड होता है, 25% अदर मेटल्स होते हैं। तो 24 कैरेट जो है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लस्टर ऑफ मेटल्स इज बिकॉज, देखिए एक मेटल की प्रॉपर्टी लस्टर यानी मेटल जो है वो चमकते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन करते हैं, और उसी वजह से जो मेटल्स है इनमें प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, लस्टर की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे ही आंसर आता है तो वैसे ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं ऑप्शन जो है वो लेता नहीं, डायरेक्टली आंसर जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए
कि हाँ कि मेटल जो है वो लस्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लाइट को रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, और इसी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से मेटल जो है वो लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए या याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का अटेंड किए हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।